रैपिड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी रिवीजन सीरीज जीएस के सेट नंबर 30 पर आ गए हैं और इसकी पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं अपना सुपरफास्ट रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, नवरोज़ त्यौहार जो है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज़ त्यौहार जो है वो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसको किसने शुरुआत की थी? तो बलबन के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो कि एक ईरानी त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? ईरानी त्यौहार है। इसमें क्या होता है, मेहर नामक देवता की पूजा की जाती है। मेहर नामक देवता कौन थे? तो अधिष्ठात्र देवता जो कि चंद्रमा थे। कौन? चंद्रमा, जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त विरासत संस्कृति में 2009 में शामिल कर लिया गया यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की साइट में। अगला क्वेश्चन है, विरासत एक खालसा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो विरासत एक खालसा संग्रहालय आनंदपुर साहिब पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। कौन सा? विरासत एक खालसा संग्रहालय किसकी स्मृति में ये बनाया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में ये मनवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? तो नांदेड़ में इनकी मृत्यु होती है। गुरु गोविंद सिंह की कहाँ होती है? नांदेड़ में इनकी मृत्यु होती है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ये स्थित है। बुक्स की बात कर लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की कौन सी बुक है? द मून ऑन द अर्थ। द मून ऑन द अर्थ। लिली टॉल्स्टॉय की बात कर लेते हैं। तो लिली टॉल्स्टॉय की पुस्तक का नाम क्या है? वॉर एंड पीस एंड अन्ना कैरेनिना। कौन सी? वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना। जेके रॉलिंग की कौन सी है? तो हैरी पॉटर बहुत फेमस पुस्तक है। द रनिंग ग्रेव 2023 में आई थी। द रनिंग ग्रेव। द इंक ब्लैक हार्ट 2022 में आई थी। किसकी? जेके रॉलिंग की। द इंक ब्लैक हार्ट याद रखेंगे, द रनिंग ग्रेव भी इनको याद रखेंगे। इन्हें बेलिटन की बात कर लेते हैं। तो नॉडी एंड हेज कार। क्या? नॉडी एंड हेज कार। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत शैती। लोकगीत की जो शैली होती है उनके बारे में। तो डायरो जो है वो कहाँ की शैली है लोकगीत की? तो ये गुजरात की शैली है। कहाँ की? डायरो। डायरो कहाँ की है? तो गुजरात की संगीत शैली है। यहाँ यहीं की एक शैली है फटन्ना। कौन सी? फटन्ना। लोक गायक की बात कर लेते हैं। डायरो को कौन कौन से लोग जो हैं फेमस चर्चित व्यक्ति हैं? पहले नाम है भिखुदान गोविंद भाई। कौन? भिखुदान गोविंद भाई। दूसरे हैं फाल्गुनी पाठक, जो कि गरबा नृत्य की भी गायिका हैं। कौन? फाल्गुनी गायक। एक तो गरबा की है और दूसरी डायरो संगीत की से भी ये संबंध रखती हैं। कौन? फाल्गुनी पाठक। इसके बाद में गरबा गायक के बाद में बात कर लेते हैं। मैंने पायल है छनकाई याद पिया के आने लगी। ये जो गाना है वो फाल्गुनी पाठक के द्वारा ही गाया गया था, जो कि एक गरबा नृत्य से संबंधित है। मरसिया की बात कर लेते हैं। तो मरसिया जो लोकगीत की शैली है वो कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर के महोत्सव की सिरुई लिली याओ सांग, जिसको हम ढोल यात्रा के नाम से भी जानते हैं। याओ सांग को दूसरा नाम क्या है? तो ढोल यात्रा है। और सिरुई लिली, लिली का फूल छोटा मणि के आकार का होता है। और अगर तुम्हारे पास मणि होगी तो सभी लोग साथ साथ संग संग चलेंगे। तो याओ सांग ये कहाँ के हैं? ये हैं मणिपुर के। कहाँ के हैं? मणिपुर के। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से किस महोत्सव को जानते हैं? तो लाई हरोबा के नाम से जानते हैं। कौन से? लाई हरोबा के नाम से जानते हैं। इसकी लाई हरोबा को कौन सी जनजाति मनाती है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन पहले 2 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। चिराओ नृत्य, जो कि मणिपुर का न्यू ईयर मनाया जाता है। कौन सा? चिराओ नृत्य, जो कि मणिपुर का न्यू वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। विशु कहाँ का है? चलो हम बता देते हैं। केरल का नववर्ष मनाया जाता है विशु के रूप में। चुम्फा की बात कर लेते हैं। चुम्फा, संगाई, गाना नगाई, चवांग, ये सब कहाँ के हैं? ये सब मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं।
संगाई यानी सगाई होगी तो कौन सी किसकी रिंग लेके आओगे, तो मड़ी की रिंग लेके आओगे, किसकी, मड़ी की। और उसमें गाना भी तो गाया जाएगा ना जब सगाई होगी आपकी। और किसके साथ सगाई होगी, तो चुम्फा के यानी चंपा के साथ में आपकी सगाई होगी, ठीक है। और मड़ी का आकार कैसा होता है, लाई के आकार का मड़ी का आकार होता है, यानी कि लाई हरोबा भी कहाँ का है, जिसको हम मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड के नाम से जानते हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो नवकलेवर जो है वो कहाँ का नृत्य है, और इको रिट्रीट और कलेवर ये कहाँ का है, ये है उड़ीसी का। उड़ीसी का याद कैसे रखेंगे, अभी आपने नवकलेवर यानी नए नए उड़ने सीखे हो, ठीक है, तो आपको इको रिट्रीट यानी रिट्रीट को हम याद रखेंगे। जैसे गली को इंग्लिश में बोलते हैं ना, रिट्रीट करके इस तरीके से रिलेट करते हैं। तो अगर आपने नया कोई चीज़ है तो इको रिट्रीट करके एग्जाम्पल में अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं। तो नया भी आपने उड़ना सीखा है, तो नवकलेवर ये कहाँ का, ये भी उड़ीसा का है। और इको रिट्रीट जो है ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का है। सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो कागेद कौन सा, कांग ये भी कहाँ का है, ये सिक्किम का है। हरेली छत्तीसगढ़ का है, हरेली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। इसी में एक होता है हरेला, कौन सा, हरेला, ये कहाँ का है, तो ये है हरेला कहाँ का है, ये है झारखंड का, कहाँ का है, झारखंड का है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हरेली तो छत्तीसगढ़ है, इसमें ई की मात्रा आएगी, और हरेला तो उत्तराखंड यानी कि इसमें आ की मात्रा आएगी। इसके बाद में मेलू की बात कर लेते हैं, तो मट्टनचेरी जो कि है ये कहाँ का है, ये केरल का है। केरल में कहाँ पर है, तो कोच्चि है, जिसको हम डच प्लेस भी कहते हैं। कौन से, डच प्लेस भी कहते हैं। मेलों की बात हो रही कि मट्टनचेरी मेल कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में ये स्थित है, जिसको डच पैलेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसने बनवाया था, पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि वंश का उपहार है। कौन सा, पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि वंश का ये उपहार है। चित्रदुर्ग कला की बात कर लेते हैं, तो चित्रदुर्ग कला कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में ये स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में ये स्थित है। कनक कुन्नू की बात कर लेते हैं, तो कनक कुन्नू पैलेस जो है ये कहाँ के है, ये भी केरल का है। कहाँ पर है, केरल का है। जहाँ पे KRL लिखी है वो केरल है, जहाँ पे KNT है वो कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। बीदर के किले की बात कर लेते हैं, तो बीदर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। कनक कुन्नू तो केरल, बीदर और चित्रदुर्ग कला ये कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के हैं, ठीक है। चुन्नी गोस्वामी का संबंध किससे है, तो चुन्नी गोस्वामी का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। अभी आप बताएंगे कि हाल ही में एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की और भारत में वो बहुत चर्चित है। चलो हम ही बता देते हैं, सुनील छेत्री हैं। कौन है, सुनील छेत्री हैं, ठीक है। इन्हें 2021 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2011 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद में 2019 में आप बताएंगे कि इन्हें पद्म श्री मिला कि पद्म भूषण मिला है, ठीक है। दोनों में आप डिसाइड करके बताएंगे कि इन्हें 2019 में कौन सा अवार्ड मिला है सुनील छेत्री को। चुन्नी गोस्वामी की बात कर लेते हैं, तो फुटबॉल जो है वो चुन्नी गोस्वामी इनसे संबंधित है। ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं। कौन से हैं, प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर है। इन्होंने क्या किया था, 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड पदक जीता था। किसमें, गोल्ड पदक जीता था। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है खेलते खेलते। क्या है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी चुन्नी गोस्वामी की, खेलते खेलते। इन्हीं के नाम पर एक क्या है, एक स्मारक टिकट जारी किया गया है। क्या किया गया है, इन्हीं के नाम पर एक स्मारक टिकट जो है वो जारी किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे की बात कर लेते हैं, तो 15 अक्टूबर है। अभी कल ही जो DSSB के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया था कि विश्व डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। तो विश्व डॉल्फिन डे की बात कर लेते हैं, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया था। कब, 5 अक्टूबर को मनाया गया था। और डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक सवाल हम बताएंगे आपको
और उसके रिप्लाई में आपको हमें भी कुछ बताना पड़ेगा। तो वर्ल्ड हैंडलूम डे की बात कर लेते हैं। तो 15 अक्टूबर, कितना, 15 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर लेते हैं। सभी को पता है कि 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल मानसिक दिवस की बात कर लेते हैं। तो मानसिक दिवस में 10 अप्रैल, यानी कि अपना कोई कैसा मानसिक, अपना कोई मानसिक से बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग उसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल शौचालय दिवस की बात कर लेते हैं। तो 19 नवंबर, क्या, 19 नवंबर, और 19 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा, विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। मानसिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंडलूम डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 28 मई को मनाया जाता है। कितने, 28 मई को ये मनाया जाता है। समर्पित स्मारक की बात कर लेते हैं। समर्पित स्मारक जो कि 1914 से 1918, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर लेते हैं। इंडिया गेट, इंडिया गेट पर जो 1900, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 से 1918 तक चलती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 तक चलती है। पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसकी याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। किसकी याद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, इम्फाल में एक स्मारक बनवाई गई थी जापान द्वारा। कहाँ पे, इम्फाल, मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पर जापान के द्वारा एक स्मारक बनवाई गई थी। नागासाकी की बात कर लेते हैं। तो पहला जो बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ पर, हिरोशिमा पर। उसके बाद में नागासाकी पर गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय, ठीक है, जिस बम को वहाँ पे गिराया गया था। उसके बाद में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एक बम गिराया गया जिसका नाम था फैटी बॉय। कौन सा था, फैटी बॉय था, ठीक है। याद रखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर इंडिया गेट बनवाया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर इम्फाल की स्मारक बनवाई गई थी जो कि जापान के द्वारा बनवाई गई थी। आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, इनपुट डिवाइस जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, उन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं। प्लोटर है, यानी कि नक्शे का डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं प्लोटर पे, ठीक है। OMR सीट जो होती है जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, ये किस में आता है, तो ये इनपुट डिवाइस में आता है। किस में, इनपुट डिवाइस में आता है। BCR यानी कि बार कोड रीडर जो होता है, बार कोड रीडर को जब हम चलाते हैं क्या हम उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते ना। तो वो होता है क्या, वो होता है इनपुट डिवाइस। संघ सरकार की बात कर लेते हैं। तो मंत्रियों की संख्या PM को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। संघ सरकार बनानी है, यानी कि सेंट्रल की कोई सरकार बनानी है, तो PM को मिलाकर लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। उपाध्यक्ष इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कौन है, वैसे PM नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में बनाया गया है। 17वीं लोकसभा जो है, 17वीं लोकसभा की जो अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो कौन से नंबर के थे, वो 17वीं लोकसभा थी, ठीक है, जिसमें 3 बार यानी कि मोदी जो है वो तीसरी बार PM बने हुए हैं। और तीसरी बार PM जो है वो पहले ऐसे कौन से PM थे जो 3 बार बने हुए थे, और उसके बाद में मोदी जी का नंबर आता है, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम पूछेंगे, जितने सवालों के जवाब हम दे रहे हैं उतने सवालों के जवाब आपको भी देने हैं। उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं किसके, नीति आयोग के। CEO कौन है नीति आयोग के, तो R सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। आर्टिकल 35 से 51 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है वो केंद्र, राज्य और केंद्र के लिए हैं। उसके बाद में 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के लिए हैं।
12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के लिए हैं। और अब आती है 35 से 51 तक क्या है, तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित है। 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं कि 36 से लेकर 51 तक कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 में क्या है, तो पंचायत का गठन है। क्या है, पंचायत का गठन है। आप बताएंगे हमको ये कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज है, कौन सी अनुसूची में पंचायती राज है, और नगर पालिका कौन सी अनुसूची में है, दोनों बताएंगे। आपके पास ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। ठीक है, 9, 10, 11, 12 दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से के किसके हैं। सहकारी समिति की बात कर लेते हैं तो 43 का बी जो है वो सहकारी समिति, आर्टिकल 43 बी है, उसमें सहकारी समिति है जिसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा गया था। यानी कि 97 संविधान जो संशोधन जो है वो जोड़ा गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये ली गई है साउथ अफ्रीका से आर्टिकल 368 में। ठीक है, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, अभी आपको बताया है, जिसका आर्टिकल क्या है 51A है। कौन सा है, 51A है। मौलिक कर्तव्य का भाग 4 के काम है, किसमें है, भाग 4 के काम में ये स्थित है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। डीपीएसपी किस में है, तो भाग 4 में है। और नागरिकता किस में है, तो भाग 2 में है। और केंद्र और राज्यों का वर्णन भाग 1 में है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इनको लागू किया गया था, बनाया गया था। लेकिन लागू कब किया गया, तो 3 जनवरी 1977 को इनको लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया मौलिक कर्तव्य को, तो ये 3 जनवरी 1977 को इनको लागू कर दिया गया है। डीपीएसपी के 3 पार्ट की बात कर लेते हैं। तो डीपीएसपी में 3 जो पार्ट हैं, वो पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदारवादी। समाजवादी में कौन कौन से आते हैं, तो 38, 39, 40 छोड़ देते हैं, 40 सिर्फ गांधीवादी में आता है। किस में आता है, गांधीवादी में आता है। इसके बाद में 42, 43, 44 43 और 43A और 47। ठीक है, लेकिन गांधीवादी में जब इसमें ये 40 छूट गए तो 40 भी इसमें आया, 43 तो इसमें भी आया 43, लेकिन 43A उसमें आ गया था समाजवादी में, लेकिन गांधीवादी में 43 भी आया है। वहाँ पर 47 आया था, यहाँ पर भी 47 आया और यहाँ पर 48 भी आया, किसमें, गांधीवादी में। इसके बाद में उदारवादी की बात कर लेते हैं। तो 44 ना तो समाजवादी में आया ना गांधीवादी में आया, लेकिन उदारवादी में 44 भी आया, 45 भी आया। इसके बाद में 48 तो गांधीवादी में आ गया, लेकिन 48A जो है वो उदारवादी में आता है। इसके बाद में उदारवादी में 49 आता है, 50 आता है और 51 आता है। कौन कौन से, 50, 51 और 49, ये तीनों किस में आते हैं, ये उदारवादी में आते हैं। ये इन तीनों को एक बार ढंग से देख लेंगे। 38, 39, 40 नीचे को शिफ्ट कर देंगे गांधीवादी के साथ में, 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक है, इसके बाद में पहला आता है 40, फिर 43, फिर 43 का B। ठीक है, इसके बाद में फिर 47, फिर 48, नीचे भी एक शिफ्ट कर देंगे। किसको शिफ्ट करेंगे बता रहे हैं अभी। उदारवादी में 44 आ गया, 45 आ गया, 48 का A आ गया, 49 आ गया, 50 आ गया और 51 आ गया। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण व देह की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 45 में ये बोला गया है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक जो है उनकी निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 45 में है। 5I की बात कर लेते हैं, इंटेलिजेंस अलायंस की। तो 5I इंटेलिजेंस अलायंस में एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें इतने देश हैं। एक ये खुफिया संगठन है जो कि 2016 में बनाया गया था, 5I इंटेलिजेंस, यानी कि 5 आँखें। ठीक है, 5 आँखें देखेंगी तो इंटेलिजेंस ही तो देख सकती हैं।
एक छोटी सी ट्रिक है, अकनुआ। कौन सी? अकनुआ। 5 आई के कहते ना, अकनुआ होकर देख देख के रह रहे हो 1 घंटा से, ठीक है। तो ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से कनाडा, एन से न्यूजीलैंड, यू से यूके, ए से अमेरिका। अकनुआ, ठीक है। 5 आई में कौन है? तो अकनुआ है, जिसको 2016 में बनाया गया था। फिर क्या हुआ? एक 9 आई बनाई गई। क्या बनाई गई? 9 आई बनाई गई, जिसको हम, अकनुआ तो है ही, उसमें 4 कंट्री और जोड़ देंगे। कौन कौन सी जोड़ देंगे? नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे। कौन कौन सी? नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे। ये 4 देश और जोड़ दिए गए, जिसको 9 आइज बोल दिया गया। हिस्ट्री में आते हैं तो हिस्ट्री में क्या है? मराठा वर्सेस हैदराबाद, यानी कि निजाम के बीच में कौन से युद्ध हुए हैं? तो सिंध खेड़ा का जो युद्ध है वो 1758 में होता है। सिंध खेड़ा का युद्ध 1758 में होता है। उदगीर का युद्ध जो है वो 1760 में होता है। कब होता है? 1760 में उदगीर का युद्ध जो है वो होता है। मोती तालाब की बात कर लेते हैं तो मोती तालाब का युद्ध जो है वो 1771 में होता है। भोपाल के युद्ध की बात कर लेते हैं तो 1737 में ये होता है। कौन से? 1737 में भोपाल का युद्ध होता है। वॉरेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हैं। सही शासन जो है नंबर 1 इंग्लैंड में इन पर महाभियोग लगाया गया था। क्या? इंग्लैंड में इन पर महाभियोग लगाया गया था, सही शासन न करने के ऊपर। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग पर। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था। आप बताएंगे कि महाभियोग, चलो हम ही बता दे रहे हैं। महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में आता है। किसमें? आर्टिकल 61 में आता है, जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ठीक है। बंगाल के गवर्नर की बात कर लेते हैं तो बंगाल के गवर्नर जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे, उन पर एक द्वेष शासन लगाया गया था। क्या लगाया था? द्वेष शासन लागू इन्होंने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हेस्टिंग थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया था। देखो, क्लाइव ने तो लगाया था और हेस्टिंग ने ये ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, और इन्होंने ख़त्म कर दिया। जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल चलता है। भारत का गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल 1833 में चलता है। कब? 1833 में चलता है। भारत के प्रथम वायसराय की बात कर लेते हैं तो कैनिंग। कौन से? भारत के प्रथम वायसराय की बात कर लेते हैं तो कैनिंग है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो पहला भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1784 में क्या होता है? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन होता है। किसका? एशियाटिक सोसाइटी का गठन विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें ये लिखा था कि भारतीय ग्रंथ का ट्रांसलेशन, किसका? भारतीय ग्रंथ का ट्रांसलेशन एशियाटिक सोसाइटी में था। संस्कृत महाविद्यालय की बात कर लेते हैं तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1782 में। कब? 1782 में जोनाथन डंकन के द्वारा होती है। बंगाल के नवाब की बात कर लेते हैं तो बंगाल के नवाब कौन थे? तो मुर्शीद कुली खां थे, सवाउद्दीन थे, सरफराज खां थे, अली बर्दी खां थे और सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला ने क्या किया था? तो प्लासी का युद्ध इन्होंने 1757 में लड़ा था। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध इन्होंने के द्वारा लड़ा गया था। सिख गुरु की बात कर लेते हैं तो पहले सिख गुरु जो है वो कौन थे? तो जपूजी बुक थे। कौन थे? जब पहले जो थे वो गुरु नानक देव थे। इन्होंने एक जासूसी बुक लिखी है। कौन सी? जपूजी बुक लिखी है। और गुरु नानक देव ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। गुरु अंगद ने क्या किया था? तो गुरु अंगद ने लंगर स्थायी की थी। क्या की थी? लंगर को स्थायी कर दिया गया था। रामदास की बात कर लेते हैं तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो रामदास के द्वारा कराया गया था। अर्जुन देव की बात कर लेते हैं तो अर्जुन देव ने क्या कराया था?
आदि ग्रंथ की रचना की थी? किसकी आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की थी? तेग बहादुर की बात कर लेते हैं तो आनंदपुर साहिब की स्थापना जो है वो तेग बहादुर के द्वारा आनंदपुर साहिब की स्थापना होती है। तेग बहादुर को किसने मारा था? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी गई थी। क्या करवा दी थी? औरंगजेब ने इनकी तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो इन्हीं की शहादत में शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। क्या किया था औरंगजेब ने? इनके सर को कट कर दिया था, तो उसी की शहादत में इनके नाम पर एक गुरुद्वारा बना है जिसको शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। 6वें नंबर के जो थे वो हरगोविंद थे। 10वें नंबर के जो थे वो गुरु गोविंद से। दूसरे नंबर के कौन थे? तो गुरु अंगद थे। 5वें नंबर के कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। 9वें नंबर के कौन थे? तो तेग बहादुर थे। सिंधिया की बात कर लेते हैं तो ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो सिंधिया के द्वारा होती है। बड़ौदा की तो गायकवाड़ के द्वारा होती है। इंदौर की तो होलकर के द्वारा होती है। नागपुर की तो भोंसले के द्वारा होती है। एकजुटता का कारण क्या था? तो नाला फडणवीस था। सॉरी, जो ग्वालियर के शासक थे उस टाइम, तो वो कौन थे? तो सिंधिया थे। बड़ौदा के शासक कौन थे उस टाइम? तो गायकवाड़ थे। इंदौर के कौन थे? तो होलकर थे। नागपुर के कौन थे? तो शिवाजी भोसले थे। एकजुटता का कारण क्या था? तो नाना फडणवीस थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लागू की गई थी। तो ये 1792 में गई थी। कुछ कारणवश इसको लागू नहीं किया गया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? एक तो अलेक्जेंडर थे और दूसरे मुनरो थे। कौन से? अलेक्जेंडर और मुनरो के द्वारा ये चलाई जाती है। 12 महल तमिलनाडु से ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो शुरुआत होती है, जिसमें 51% क्षेत्र में ये लागू की गई थी। कौन सी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो। स्थायी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा चलाया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में ये चलाई गई थी। कब? 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। तो इसमें 90% जो हिस्सेदारी होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी और 10% जो हिस्सेदारी होती थी वो जमींदार की होती थी। महलवाड़ी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं तो 1822 में ये बंगाल में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरुआत होती है। क्या था? पूरा गांव जो है वो महल के अंडर में आता था। दायित्व की बात कर लेते हैं तो गांव का मुखिया जो होता था ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था। क्या? रेवेन्यू कलेक्ट करता था। गांव का जो मुखिया होता था वो। इसका दायित्व किसके ऊपर होता था? तो गांव के मुखिया के ऊपर होता था। संथाल विद्रोह की बात कर लेते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व सिद्धू और कन्नू ने किया था। किसने? सिद्धू और कन्नू ने किया था। इसमें चांद और भैरव भी थे। कौन थे? चांद और भैरव भी थे। झारखंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो ईस्ट इंडिया के खिलाफ में हो गई थी। हूल विद्रोह से भी इनको जानते हैं, संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को जो कि 1855 में हुआ था, इसको किस नाम से जानते हैं? तो हूल विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। प्रमुख विद्रोह की बात कर लेते हैं तो भीलों का जो विद्रोह है वो 1818 में गोविंद सिंह के द्वारा किया जाता है। कब? गोविंद सिंह के द्वारा 1818 में किया जाता है। भील जनजाति कहाँ कहाँ होती हैं? तो ये एमपी में होती हैं, महाराष्ट्र में होती हैं और राजस्थान में ये भील जनजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद में गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह जो है वो 1836-37 में होता है। कब होता है? 1836-37 में होता है गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये उड़ीसा में ये गोंडों और खोंडों की जनजाति जो है वो पाई जाती हैं। बेलूथम्पी का विद्रोह कब होता है? तो 1808 में। बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 और 9 में होता है। बेलूथम्पी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये त्रावणकोर केरल में पाई जाती हैं। कहाँ पर? जो बेलूथम्पी जनजाति है ये त्रावणकोर केरल में पाई जाती हैं। रामोशी विद्रोह की बात कर लेते हैं। रामोशी विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? तो चित्तर सिंह जो है वो इसके नेता थे। और रामोशी विद्रोह कब होता है? तो 1822 से 29 तक ये चलता है। रामोशी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में ये हुआ था। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में ये होता है। और बेलूथम्पी का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये त्रावणकोर केरल में होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है?
ऑस्ट्रेलिया और ओसेनिया सबसे स्मॉल कंट्री के महाद्वीपों का देश है। इसको टॉरेंस जलडमरू मध्य के बीच में, ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच में टॉरेंस जलडमरू मध्य है। टॉरेंस जलडमरू मध्य किस किस के बीच में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को प्राची भूमि का देश भी कहते हैं, कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। न्यूजीलैंड, वो न्यूजी, फिजी, न्यू गिनी, टोंगा, पलाऊ, ये सब कहाँ के हैं? तो ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं। पूर्वी तट की बात कर लेते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो इसके पूर्वी तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। सबसे ऊंचे शिखर की बात कर लेते हैं तो कॉसियस्को इसके सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी तट की बात कर लेते हैं तो इसके पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। स्कैंडिनेवियन देश की बात कर लेते हैं तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, रेकजिनमेक इसकी कैपिटल है आइसलैंड की। कौन सी? आइसलैंड की क्या है? रेकजिवक कैपिटल इसकी है। किसकी? आइसलैंड की। यूरोप में उत्तरी सागर में नज़दीक देश स्कैंडिनेवियन देश है। फिनलैंड की राजधानी की बात कर लेते हैं तो फिनलैंड की क्या है? तो हेलेंसिकी है। कौन सी है? हेलेंसिकी फिनलैंड की कैपिटल है। लैटिन अमेरिका की बात कर लेते हैं तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज जो है वो लैटिन अमेरिका में आते हैं। थीमेटिक मैप की बात कर लेते हैं तो थीमेटिक मैप में कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो रोड्स होता है, पॉपुलेशन होता है और क्लाइमेट होता है। थीमेटिक मैप में क्या क्या आती है? रोड्स, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट आता है। मानचित्र कला की बात कर लेते हैं तो मानचित्र कला में नीले से जो दर्शाया गया है उसको वो होता है जल, भूरे से जो दर्शाया गया है वो समोच्च ऊंचाई होती है। कौन सी होती है? समोच्च ऊंचाई होती है। लाल से जो दर्शाया गया है वो सड़क मार्ग होता है। कौन सा होता है? सड़क मार्ग होता है। काले से जो दर्शाया गया है वो रेल मार्ग होता है। कौन सा होता है? रेल मार्ग होता है। हरे से जो दर्शाया गया है वो वनस्पति और वन होता है। पीले से दर्शाया गया वो कृषि क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? कृषि क्षेत्र होता है। याद रखेंगे बस लाल और भूरा को, बाकी सभी आपको पता ही होंगे। लाल को सड़क मार्ग से और भूरा को समोच्च ऊंचाइयों से। इन इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। रेपो रेट कौन जारी करता है? तो रेपो रेट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और क्या होता है रेपो रेट में? आरबीआई उधार देती है किसी अन्य ग्रामीण बैंकों को। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? तो ग्रामीण बैंक जो है वो सब मिलाकर वापस आरबीआई को रुपए देती हैं रिजर्व रेपो रेट में। ठीक है। गिनी गुणांक की बात कर लेते हैं तो आय की जो समानता है वो 0 होती है और आय की जो असमानता है वो 1 होती है। आरबीआई की दम कम करने के लिए क्या होती है? बाजार की तरलता जो है वो बढ़ जाती है। आरबीआई की अगर दर कम होगी तो बाजार की तरलता जो है वो बढ़ जाएगी। निष्पादन बजट की बात कर लेते हैं तो निष्पादन बजट जो है वो कृषि के क्षेत्र में होता है। इस निष्पादन बजट का जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो निष्पादन बजट की अवधारणा यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है 1949 में। निष्पादन बजट के जनक किसको कहते हैं? तो हूवर कमीशन को कहते हैं। किसको? हूवर कमीशन को कहते हैं। भारत में निष्पादन बजट कब आता है? तो भारत में निष्पादन बजट 1969 में आता है, जो कि प्रशासनिक आयोग की सिफारिश पर इसको लाया जाता है। इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि आयकर की। तो प्रगतिशील कर जो है, आय को बढ़ाने की जो आयकर है वो प्रगतिशील कर है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। केंद्र सरकार एकमात्र राज्य में वितरित करती है। क्या? आयकर जो है वो एक केंद्र सरकार में एकमात्र वितरित करती है। आरोपित और संग्रहित दोनों तरीके से ये करती है। चुंबक की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लूप बनाती है। किस तरीके से बनाती है? तो ये हो गया नॉर्थन साउथ, ये हो गया साउथन साउथ। तो इस तरह नॉर्थ से साउथ की ओर ये लूप बनाती है। कहाँ से? नॉर्थ की साउथ की ओर ये बनाती है। एक दूसरे को काटती नहीं है ये कभी भी। जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जो लूप बनाती है ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती है। अधिक क्षेत्र रेखा की बात कर लेते हैं तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अधिक क्षेत्र रेखा घेरता है। उत्तरी ध्रुव की बात कर लेते हैं तो उत्तरी ध्रुव में क्या है? दक्षिणी ध्रुव आता है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। किसमें?
चुंबक में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो बड़ी दूरियां यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो वितरण है वो बड़ी दूरियों तक ये पहुंचाता है। ये दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। एक तो होते हैं स्टेप अप यानी बिजली बढ़ाने के लिए, और दूसरे होते हैं स्टेप डाउन जो कि वोल्ट को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परावर्तन नियम की बात कर लेते हैं। तो परावर्तन नियम जो है वो किसने दिया था? तो परावर्तन नियम जो है उसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। I बराबर R होता है। क्या होता है? I बराबर R होता है। आपतित किरण जो है वो आपतन बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है, यानी कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। ठीक है, आपतन कोण की बात कर लेते हैं। तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या आपतन कोण जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होता है I और परावर्तन कोण होता है R। धातु पीटने पर पतला होता है तो इसमें कौन सी सिद्धांत कार्य करता है? तो इसमें आघात वर्धनीयता का कार्य जो है वो करता है। जब कोई लोहा जो है वो लोहा को पीटता है तो उस टाइम उस लोहा पर कौन सा काम होता है? तो आघात वर्धनीयता होती है। गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो किसमें क्या गुणधर्म होता है? सोडियम को हम किस तरीके से काट सकते हैं या अलग कर सकते हैं? तो हम चाकू से इसको हम काट सकते हैं सोडियम को। पारा की बात कर लेते हैं। तो पारा एक लिक्विड के फॉर्म में होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव रहता है। चांदी की बात कर लेते हैं। तो ये विद्युत का सुचालक माना जाता है चांदी। शीशा की बात कर लेते हैं। तो शीशा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। किसका? ऊष्मा का सुचालक होता है। न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से कार्य करता है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, और R से होता है राइबोमल, T से होता है ट्रांसफर, M से होता है मैसेंजर। RNA इसमें 80% होता है। किसमें? RNA में। जो RNA होता है इसमें 80% RNA होता है, जिसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, स्मॉल r RNA। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि राइबोसोमल। tRNA की बात कर लेते हैं। तो tRNA होता है अमीनो अम्ल का वाहक। क्या होता है? अमीनो अम्ल का वाहक। mRNA यानी कि मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो DNA से ये प्राप्त होता है। किससे? DNA से आनुवांशिक सूचना जो है का वाहक होता है। DNA की बात कर लेते हैं। तो गुणसूत्र का जो घटक होता है वो DNA होता है। हिस्टोन प्रोटीन से ये जुड़े होते हैं। किससे? हिस्टोन प्रोटीन से ये जुड़े होते हैं। टिप्सिन की बात कर लेते हैं। टिप्सिन और पेप्सिन तो ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। टॉलिन की बात कर लेते हैं। तो ये कार्बो होता है। क्या होता है? टॉलिन कार्बो होता है। गैस्ट्रिन की बात कर लेते हैं। तो हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? गैस्ट्रिन। ये क्या करते हैं? ये पाचन तंत्र को अग्नाशय से रिलीज करते हैं। किसको? गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो पाचन तंत्र को अग्नाशय से रिलीज करते हैं। जीवों में श्वास की बात कर लेते हैं। तो मछली जो है वो सांस जो है वो स्थल जीव की तुलना में एक वयस्क व्यक्ति से 15 से 18 बार अधिक लेती है। किससे? 15 से 18 बार अधिक लेती है एक वयस्क व्यक्ति से अधिक। ठीक है, जो जल में जीव है मछली, जैसे अगर कोई मनुष्य एक बार ले रहा है सांस तो मछली जो है 15 से 16 बार जल में श्वास ले लेगी। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो 20% ऑक्सीजन है। मानव द्वारा छोड़ी जाने वाली वायु में ऑक्सीजन कितना होता है? तो मानव द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जैसे 20% ऑक्सीजन अगर ले ली तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ही बाहर जो है निकल जाती है। ठीक है, और उसमें 4.4% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? 4.4% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 20% में 16.6 तो निकल गई, 4.4 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। कहाँ पर?
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है, जो कि स्वान नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? स्वान नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें कौन सी ट्रस्ट ने दान दिया है? तो श्री राम वैदिक ट्रस्ट ने इसमें दान दिया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? दुनिया का जो सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है 721 फीट का, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो दिलावर सिंह है। कौन है? दिलावर सिंह इसके अध्यक्ष है। वैसे अगर बात करें वायुमंडल में, यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ये पोर्शन छूट गया है। वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78% है, और कार्बन डाई 0.03% है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। 2032 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2032 में ब्रिस्बेन में ओलंपिक होंगे। कहाँ पर? 2032 में ब्रिस्बेन में ओलंपिक होंगे। 2020 में कौन से हुए थे? तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे। 2024 में कौन से ओलंपिक होने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में होने हैं। ठीक है। पर्थ क्रिकेट का मैदान जो है वो बाका में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे तेज पिच माना जाता है। टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो 53rd नंबर का जो है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़े की बात कर लेते हैं तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्रा में स्थित है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अगर सबसे छोटे की बात कर लेते हैं तो वोर टाइगर रिजर्व जो है वो कि महाराष्ट्र में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ये असम में स्थित है। यहाँ पर अभी क्या हुआ है? गोल्डन टाइगर पाया गया है। क्या पाया गया है? गोल्डन टाइगर पाया गया है, जिसके जीन किसके हैं? बाईबैंड के जो जीन हैं वो पाए गए हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर। रानी टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, तो रानी नेशनल पार्क जो है वो यूपी में स्थित है। जिम कॉर्बेट की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड में है। 77 में संतोष ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो 77 में संतोष ट्रॉफी, यानी कि 7 संतोष, यानी कि ये किसने जीता होगा? तो सेना ने जीता होगा। सभी सा पर है, 7 संतोष और सेना। ठीक है। और हारा कौन है? तो गोवा हारा है 1 और 0 से। कितने से? 1 और 0 से। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1941 में ये शुरू हुआ था। कौन सा? 77 संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी कब शुरुआत हुई थी? तो 1941 से शुरू होती है। मैक्सिमम बार किसने जीती है? तो बंगाल ने जीती है मैक्सिमम बार। कितने बार? 32 बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। भारतीय राष्ट्रीय समारोह के मुख्य अतिथि, भारत में राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मॉरिशस में शामिल हुए। इन्होंने क्या किया है? अल्लेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने। वो भी कब? 12 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस की बात कर लेते हैं तो 13 मर गए धूम्रपान से। कितने? धूम्रपान से कितने मर गए? 13 मर गए। नशा मुक्ति कब हुआ? जाके जून में हुआ। जाके कब? जून को हम रिलेट करेंगे जन से। कब? और जब 13 मर गए तो 26 जन लोगों को जो नशा मुक्ति है वो 26 जन लोगों को हो गया। 13 मार्च में 13 मर गए, और 13 के दुगने फिर 26 लोग जो हैं, 26 जन को अकल आएगी, नशा मुक्ति उन्होंने छोड़ दो। बाकी बाद में इंटरनेशनल तम्बाकू निषेध दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 31 मई को होता है। कब? 31 मई को होता है। इंटरनेशनल अग्निशमन की बात कर लेते हैं तो ये 4 मई को इंटरनेशनल अग्निशमन होता है। इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन दिवस की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को क्या होता है? तो आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 मार्च को क्या होता है? तो 11 मार्च को किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मार्च को क्या होता है? तो आयुध निर्माण दिवस जो है वो 18 मार्च को मनाया जाता है, आयुध निर्माण दिवस। भारत एवं भूटान की दोस्ती का स्थायी प्रतीक किसको माना जाता है? तो भारत एवं भूटान की जो दोस्ती है उसमें एक महोत्सव मनाया जाता है, गोरसम कोरा महोत्सव। कौन सा? गोरसम कोरा महोत्सव।
जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि 4 दिन चलता है। कितने दिन? 4 दिन चलता है गोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के। और त्योहार की बात कर लेते हैं तो भोज बिच्छुओं द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? जैसे लोसर है, लोसिंग है, ड्रू है, चलो कूला है, चलो लूकू है, ये सभी, ठीक है। ये कभी किसके द्वारा मनाए जाते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मनाए जाते हैं। सूरज की बात कर लेते हैं, यानी कि सामाजिक उत्थान, रोजगार आधारित जन कल्याण। पीएम सूरज पोर्टल, यानी कि वंचित वर्ग को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए ये किसके द्वारा चलाया गया? तो मोदी द्वारा चलाया गया है। नो योर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो ईसीआई के नो योर कैंडिडेट कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। अनुवादनी ऐप की बात कर लेते हैं तो अनुवादनी ऐप यानी कि अनुवाद करना, यानी कि बहुभाषी से संबंधित है ये। और ये किसका है? अनुवादनी ऐप, तो ये केंद्र सरकार से संबंधित है। स्वाति पोर्टल की बात कर लेते हैं तो विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए इसको अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया है। स्वाति पोर्टल जो है वो लड़कियों को इंजीनियरिंग, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए अजय कुमार सूद ने इसको लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो पेरिस ओलंपिक जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में साझेदारी किसने की है? तो यस बैंक ने अभी पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होने हैं, इसके लिए यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक के साथ में साझेदारी की है। यस बैंक की स्थापना कब होती है? तो यस बैंक की स्थापना 2004 में होती है। और इसके फाउंडर कौन है? तो राणा कपूर जो है वो इसके फाउंडर हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, जो कि आपको इस तरीके की हैंड रिटन नोट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। जो कि रैपिड स्टडी 1 के नाम से आपको सर्च करने पर मिल जाएगा, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो, दोनों ही रैपिड स्टडी 1 के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है।